हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपने मिशन गेट एंड ईएससी 2021-2022 को। फ्रेंड्स, जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं आपको आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी टीम है जिसमें इंडिया के कई सारे टॉप लेवल के फैकल्टीज देवेंद्र सिंह नेगी सर की लीडरशिप में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम सभी लोग आपके लिए एक से एक बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेकर के आते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और सर्विस 10 है मेरा कोड, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा अनअकैडमी अनअकैडमी गेट एमी इस यूट्यूब चैनल पर मैंने ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स जो स्टार्ट किया, ये आपकी हर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए यूजफुल है। एवरीडे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल सीपीएम पार्ट स्टार्ट किया था, तो आइए देखते हैं सीपीएम पार्ट के कुछ और भी फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम। कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने एक नेटवर्क देखा था कुछ इस टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एक नेटवर्क देखा था कल के वीडियो में। उसी नेटवर्क को फिर से बेस मानते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। कौन कौन से रूल्स हैं जो किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करते समय हमारे काम में आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है कि two activities cannot have common start and कॉमन एंड बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दो एक्टिविटी ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी स्टार्टिंग भी कॉमन हो और एंडिंग भी कॉमन हो। जैसे कि आप देखो एक्टिविटी यहाँ पर ए और बी या फिर डी और ई, यहाँ पे आप देखो ए और बी स्टार्ट हुए हैं 1 से लेकिन एंड होते हैं 2 और 3 पे। ठीक है ना, ए स्टार्ट हुआ है 1 पे, एंड होता है 2 पे। बी स्टार्ट हुआ है 1 पे, एंड होता है 3 पे। सी स्टार्ट होता है 2 से, एंड होता है 4 पे। डी स्टार्ट होता है 3 से, एंड होता है 4 पे। तो आप देखो ए और बी का स्टार्टिंग कॉमन था, सी और डी का एंडिंग कॉमन था, लेकिन इनकी यहां पर जहां पे ए और बी की जहां स्टार्टिंग कॉमन थी उसका एंडिंग डिफरेंट था, और सी और डी जिसका एंडिंग कॉमन थी उसकी स्टार्टिंग डिफरेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स,
ऐसे ही हर जगह हर केस में आपको यही देखने को मिलेगा। डी और ई आपके एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं लेकिन खत्म हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। एफ और जी एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं लेकिन शुरू हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हर हाल में इस रूल को फॉलो करना होता है। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रूल है, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये कहता है कि एक एरो जो है किसी भी नेटवर्क में, एक एरो सिर्फ एक ही एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, शुड रिप्रेजेंट ओनली वन एक्टिविटी। ओके, एक एरो जो है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। एक एक्टिविटी के लिए ना ही आप दो दो एरो यूज करोगे और ना ही एक एरो से दो एक्टिविटी रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? टू और मोर एरोज शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सिंगल एक्टिविटी। सिमिलरली, टू और मोर एक्टिविटीज शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल एरो। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने ए और बी इन दोनों को एक ही एरो पे दिखा दिया, ये भी नहीं करोगे आप। और ये भी नहीं है कि आपने ए के लिए दो एरो बना रखे हैं, ये भी काम नहीं होगा। एक एरो से सिर्फ एक ही एक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, एक और पॉइंट है, इन नेटवर्क must have only one starting point. A network must have only one starting point. पॉइंट का मतलब क्या? इवेंट की बात हो रही है फ्रेंड्स, इवेंट या नोड की बात हो रही है, जो सर्किल बने हुए हैं। स्टार्टिंग सिर्फ एक सर्किल से होगी, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही दो सर्किल हो आपके पास। एंड ओनली वन इवेंट एंड ओनली वन एंडिंग पॉइंट। एंड ओनली वन एंडिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इवेंट या नोड। ओके, बट एट स्टार्टिंग एंड एंडिंग देयर कैन बी मल्टीपल एक्टिविटीज। बट एट स्टार्टिंग एंड एंडिंग देयर कैन बी मल्टीपल एक्टिविटीज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रूल में क्या बताया जा रहा है आपको? इस रूल में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक नेटवर्क क्या जो में केवल एक ही स्टार्टिंग इवेंट होगा और केवल एक ही एंडिंग इवेंट होगा। ये नेटवर्क 1 से स्टार्ट हुआ है और 7 पे एंड हो रहा है। ओके, ये नेटवर्क 1 से स्टार्ट हुआ है और 7 पर एंड हो रहा है। सिंगल एक इवेंट स्टार्टिंग का है, सिंगल एक इवेंट एंडिंग का है। लेकिन किसी एक इवेंट से ऐसा हो सकता है, किसी एक इवेंट से ऐसा हो सकता है कि आपके दो एक्टिविटीज या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एक ही टाइम पर शुरू हो रही हो। ओके, ऐसा हो सकता है।
फ्रेंड्स आप जैसे यहां देखिए, यहां पर ये तीन एक्टिविटीज एक ही इवेंट से शुरू हो रही हैं और ये तीन एक्टिविटीज एक ही इवेंट पे आकर के खत्म हो रही हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये चीज पॉसिबल है, लेकिन इवेंट सिर्फ एक ही होगा, ये भी सही नेटवर्क बना हुआ है और ये तो है ही सही नेटवर्क। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना होता है। आगे देखते हैं, एक और रूल है हमारे पास, एन इवेंट, इसी में लिखिएगा, an event cannot occur until all the activities, an event cannot occur an event cannot occur until all the activities leading to it until all the activities leading to it are completed. Okay, एक इवेंट तब तक अकर नहीं करेगा, तब तक ये घटना नहीं घटेगी जब तक इसके पहले वाली सारी एक्टिविटीज पूरी ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आपका इवेंट नंबर 4 तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक सी और डी कंप्लीट ना हो जाए। ओके, जब तक सी और डी कंप्लीट नहीं होंगी तब तक हम लोग इस इवेंट को, इवेंट नंबर 4 को, या जैसे इवेंट नंबर 6 है तो जब तक एफ और जी कंप्लीट नहीं होता है तब तक इवेंट नंबर 6 का अकरेंस नहीं होगा। ओके, और ऐसे ही कोई भी नई एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक उसका टेल इवेंट अकर ना कर जाए। ओके, जब तक उसका टेल इवेंट अकर ना करे। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जैसे कि हम लोग यहां पर कोई एक्टिविटी बनाते हैं, ये हमने कोई एक्टिविटी बनाई है, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्टिविटी के लिए ये कहलाता है टेल। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है एक्टिविटी के लिए हेड। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी मैं बोलता हूं टेल इवेंट का मतलब, अगर मैं कहूं एक्टिविटी डी की मैं बात कर रहा हूं, मैं कहूं एक्टिविटी डी का टेल इवेंट, तो टेल इवेंट का मतलब हुआ 3 नंबर, और एक्टिविटी डी का हेड इवेंट का मतलब डी के लिए क्या आ गया? 4 नंबर। ओके, तो यहां ये 3 नंबर है टेल इवेंट और 4 नंबर है हेड इवेंट। तो कोई भी एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं करेगी जब तक उसका टेल इवेंट अकर ना कर चुका हो। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट until its tail event has occurred. ओके, अगली घटना है, every activity must have one preceding event and one succeeding event.
हर एक एक्टिविटी के आगे भी एक इवेंट होता है और हर एक एक्टिविटी के पीछे भी एक इवेंट होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई आप एक ऐसी एक्टिविटी बना दो जहां पर सिर्फ हेड इवेंट हो, टेल इवेंट हो ही ना। और ऐसा भी कभी नहीं होगा जहां पर सिर्फ टेल इवेंट हो, हेड इवेंट ना हो। ओके, ये काम कभी नहीं होगा। Every activity must have one preceding event and one succeeding event. Okay. अगली चीज देखिए, अगली चीज में क्या कहता है, यहां पर एक्टिविटी में जो भी, मतलब नेटवर्क में जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो प्रोग्रेशन में होनी चाहिए, वो लगातार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते जानी चाहिए। ओके, कभी ऐसा ना हो कि लूपिंग अकर कर रही हो, लूप बन रहा हो, जहां से शुरुआत हुई घूम फिर करके वहीं आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एवरी एक्टिविटी मस्ट हैव वन प्रीसीडिंग, नहीं, एवरी एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क डायग्राम should be in progression, okay, such that it always moves in a forward direction। okay, या दूसरे शब्दों में ऐसे लिखिएगा, a network diagram should be in progression of activities such that progression of activities such that it always moving in forward direction। such that it always moving in forward direction। okay, looping of activities must be avoided, looping of activities लूपिंग ऑफ एक्टिविटीज मस्ट बी अवॉइडेड, मतलब कि लूप नहीं बनना चाहिए, कभी ऐसा ना हो, सारी एक्टिविटीज जो है ना फ्रेंड्स, वो सारी की सारी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक्टिविटी पीछे की ओर आ जाए जिससे कि लूप बन रहा हो। तो यहां पर देखिए, आपने 1 से शुरुआत करके 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से आप आए 4 पे, अब 4 कह रहा है चलो 5 पे, और 5 कह रहा है चलो 2 पे। ओके, तो ये क्या हो रहा है, अब ये 6 पे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, आप ऐसे जिंदगी भर 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 इसी में घूमते रह जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लूपिंग हो जाएगी, तो लूपिंग अलाउ नहीं है। आपको हमेशा
बल्कि सही तरीका तो ये हो कि नंबरिंग इसकी ये वाली हो, ये हो जाए 4 नंबर और ये हो जाए 5। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए लगातार ये पूरा का पूरा नेटवर्क आगे की ओर बढ़ रहा है, ऑलवेज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तब तो सही काम हो रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर ऐसा हो रहा है तब तो सही काम हो रहा है। लूप नहीं बनना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है ना। लूप नहीं बनना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए इन डायग्राम्स को। आइए देखते हैं, और भी रूल्स हैं हमारे पास कुछ। जो एक्टिविटीज का जो टाइम फ्लो होता है, एक्टिविटीज का जो टाइम फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है, वो लेफ्ट से राइट की ओर अगर आता रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके, एक्टिविटीज को हम लोग, सारी एक्टिविटीज को हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर आता रहे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, जब बहुत हुआ तो ऐसे ऊपर चला जाए, जस्ट वर्टिकल या जस्ट जस्ट वर्टिकल अपवर्ड या जस्ट वर्टिकल डाउनवर्ड चला जाए, तब तो समझ में आता है, फिर भी कुछ समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन पे ऐसा ना हो कि ये कोई एक्टिविटी पीछे की ओर जा रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक्टिविटी, जैसे मान लिया 1 2 3 नंबर हो गया, ये हो गया 4, हो गया 5 6 7 8 और 9, तो 6 से 4 की तरफ जो जा रही है एक्टिविटी, वो गलत जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा इन एक्टिविटीज को हमें ऐसे बनाना होगा, डायग्राम आपको ऐसे बनाना चाहिए कि चीजें हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई दे। मैं देखिए इसी डायग्राम को बनाता हूं।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका आ गया 4 नंबर इधर और ये आ गया 8 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी यहां पर भी देखिए काम सारा वही हो रहा है, काम सारा वही हो रहा है, लेकिन एक्टिविटीज जो हैं, कोई भी एक्टिविटी राइट से लेफ्ट की ओर नहीं जा रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये वाला जो 6 to 4 प्रीवियस केस में, ये जो 6 to 4 आपका पीछे की ओर जा रहा था, ये पीछे की ओर ना जा करके ये अब वर्टिकल अपवर्ड में जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड एरो जो है वो पॉसिबल है। ओके, हाउ एवर इफ द एरो इज वर्टिकल इट मे पॉइंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ओके, इसी में लिख लीजिए, however if arrow is vertical it may points अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। जस्ट ऊपर जस्ट नीचे आ सकता है लेकिन पीछे नहीं जा सकता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ओके, अब आपसे एक और चीज सजेशन दी जाती है आपको कि ये जो आपको एक्टिविटीज के लिए जो एरो बनाने होते हैं, एक्टिविटीज के लिए जो एरो बनाने होते हैं उन्हें आप स्ट्रेट लाइन में बनाया कीजिए, कभी कर्व मत बनाया कीजिए। द एरोज representing activity the arrows representing activities should be in straight line, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कभी भी कर्व में नहीं होना चाहिए। कर्व्ड एरोज मस्ट बी अवॉइडेड। ओके, कर्व्ड एरोज मस्ट बी अवॉइडेड। कर्व जैसे एरो आपके ऐसा ना हो कि ये आप कुछ ऐसा चला रहे हो, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमें एरोज को, ये जो हम लोग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो बनाते हैं उन्हें एक दूसरे से क्रॉस करने से भी बचाना चाहिए। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाए जहां पर क्रॉसिंग से नहीं बचा जा सकता है तो ब्रिजिंग करा दीजिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल हो कि उससे बचना असंभव है, क्रॉसिंग करानी ही पड़ेगी, तो ब्रिजिंग करा के भी काम चलाया जा सकता है। इसमें लिखिएगा, रूल नंबर 10 लिख लीजिएगा, arrows should not cross each other। Arrows should not cross each other। If crossing of arrows is unavoidable, then bridging must be done। Okay, then bridging must be done।
जैसे मान लिया मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ओके। ये है ए, बी, सी, डी, ये ई और ये एफ। तो ये जो फ्रेंड्स यहां पर ये जो आपको क्रॉसिंग देखने को मिल रही है, ये एक गलत तरीका है नेटवर्क बनाने का। हमें इससे बचना चाहिए, हर हाल में इससे बचना चाहिए। हम क्या करेंगे, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि इन एक्टिविटीज का नाम जो है दिया नहीं रहता है, उनको 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 रिप्रेजेंट किया होता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि 2 से 5 पे ही जाना है आपको, 2 से 4 पे नहीं जाना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट सीधा सीधा बनाइए। आप 3 से 4 का नाम अगर डी है तो ये ऐसा भी संभव हो सकता है। अब 4 से 6 था ई, तो ये आ गया ई और ये एफ चला गया ऊपर। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप चीजों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्रीवियस केस में ई ऊपर था, एफ नीचे था, अभी ई नीचे है और एफ ऊपर है। लेकिन पे ये तरीका सही तरीका है, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने कोई ये क्रॉसिंग नहीं कराई है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्रॉसिंग नहीं कराई। क्रॉसिंग से बचना चाहिए, हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। ओके, अभी एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है यहां पर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आता है, वो ये कहता है कि ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जिन्हें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज नेटवर्क में ही बंधी हुई होनी चाहिए, मस्ट बी टाइड इनटू द नेटवर्क। ओके, ऑल एक्टिविटीज मस्ट बी टाइड इनटू द नेटवर्क। सारी एक्टिविटीज नेटवर्क में बंधी हुई रहनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो कभी कि कोई एक एक्टिविटी हवा में अलग से लटक रही हो, ये वाला केस देखिए। अभी जब तक मैंने 9 नंबर नहीं बनाया था, 9 नंबर एक्टिविटी, 9 नंबर इवेंट नहीं बनाया था मैंने जब तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा आपका नेटवर्क एकदम सही बन रहा था। अगर मैंने इस 9 नंबर को ना बनाया होता तो, ओके। लेकिन मैंने जैसे इस 9 नंबर को बनाया, तो अब ये जो 9 नंबर एक्टिविटी है, 9 नंबर इवेंट है, ये एक अलग से इस नेटवर्क में बंधा हुआ नहीं, ये एक अलग हिस्सा दिखा रहा है। ओके, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहां 9 नंबर पे भी खत्म हो रहा है नेटवर्क, जबकि प्रीवियस केस में तो 8 नंबर पे खत्म हो रहा था। तो ये चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऐसी चीज जो है,
ऐसी कंडीशन कहलाती है डैंगलिंग। ये इस टाइप की कंडीशन कि कोई एक एक्टिविटी अलग से हवा में लटक रही हो, कोई एक एक्टिविटी अलग से हवा में लटक रही हो, इसे हम लोग कहते हैं डैंगलिंग, इसे हम लोग कहते हैं डैंगलिंग। और ये जो डैंगलिंग है फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डैंगलिंग आप लोग देख रहे हो, ये डैंगलिंग से हमें बचना होगा। इसमें लिख लीजिएगा यहां पर, डैंगलिंग मस्ट बी अवॉइडेड, डैंगलिंग से हर हाल में बचना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, डैंगलिंग से हमें हर हाल में बचना होगा। ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, अब अगर देखें हम लोग, एक और इंपॉर्टेंट रूल है यहां पर, 11 नंबर तक हो गए, 12 नंबर रूल पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर रूल ये कहता है कि नेटवर्क का जो लॉजिक है, नेटवर्क का जो लॉजिक है वो हर हाल में मेंटेन होना चाहिए। नेटवर्क लॉजिक मस्ट बी मेंटेन्ड, ये ऐसा आप लोग देखिएगा। और एक लास्ट एक सजेशन है, ये रूल नहीं है, ये एक सजेशन है कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में हमें, किसी भी नेटवर्क में हमें कम से कम डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए। A network should use only those dummy activities which are एब्सोल्युटली नेसेसरी। ओके, सिर्फ उन्हीं डमी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एकदम एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जिनके अलावा और कुछ हमें कभी भी वो एक्टिविटीज, वो डमी एक्टिविटीज जिनके बिना काम ही ना चल सकता हो, जिनके बिना एकदम नेटवर्क का जो लॉजिक है वो मेंटेन ही ना हो पा रहा हो, तो ये ऐसी डमी एक्टिविटीज को हमें यूज करना चाहिए। बाकी किसी और डमी एक्टिविटी को इस्तेमाल करने का कोई खास लॉजिक नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओके, जो कि किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अगर ऐसे रूल्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तभी हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क बन करके तैयार होगा, तभी हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क बन करके तैयार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यही जो नेटवर्क है, यही नेटवर्क आप जब बना लोगे तभी ये नेटवर्क तभी आप सीपीएम पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। और वहीं फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्लस पे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड सर्वेश 10 यूज करके आप ले सकते हैं। बड़ा ही सिंपल स्टेप है इसका।
आप या तो unacademy.com पे जाइए या फिर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से अपनी आप जो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। वहां से आप सब्सक्रिप्शन बटन पे जाइए, जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है उसे सेलेक्ट कीजिए। वहां से आप अपना कोड अप्लाई कीजिए। मेरा कोड सर्वेश 10 यूज कीजिए, सर्वेश 10 या सर्वेश 11, इन दोनों में से कोई भी एक कोड यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कोड यूज कर सकते हैं, दोनों से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। दोनों एक साथ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि दोनों अप्लाई कर दें, सिर्फ एक ही अप्लाई होगा, सर्वेश 10 या फिर सर्वेश 11। उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ एक ही कोड आप यूज कर सकते हैं। इससे आपका 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद गेट ईएससी का जो कोर्स है वो 22,500 रुपए का हो जाएगा। और ये 22,500 रुपए आप चाहें तो एक ही बार में आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम वगैरह जैसी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से आप कई सारी किस्तों में भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। 3 किस्तों में, 6 किस्तों में, 9 किस्तों में, 12 किस्तों में आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है जहां पे आपको ये 22,500 रुपए का पड़ता है, और अगर आपने इसकी 12 महीने की किस्तें ली तो इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ 1875 रुपए का पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए मेरा कोड सर्वेश 10 याद रखिए, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कल फिर मिलते हैं, तब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।